हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और यह समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है। इसमें अभी हम लोग फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमिल डर्कहाइम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अपनी पिछली क्लासेस में हम लोग उनके तुलनात्मक अध्ययन अर्थात कंपैरेटिव स्टडी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और यह तुलनात्मक अध्ययन डर्कहाइम ने क्यों किया था? उन्होंने आत्महत्या का अध्ययन करने के लिए किया था। और इसी आत्महत्या का जो अध्ययन उन्होंने तुलनात्मक पद्धति से की थी, उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1897 ईस्वी में, जिसे सुसाइड के नाम से जानते हैं। आज इसी कड़ी में उनके इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट अर्थात अप्रत्यक्ष प्रयोग के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट इनके की टर्म्स में आता है। एमिल डर्कहाइम की जब भी चर्चा होती है तो कहीं भी अगर किसी परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट क्या एमिल डर्कहाइम से संबंधित है, तो यह हम सभी जानते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट अर्थात अप्रत्यक्ष प्रयोग एमिल डर्कहाइम से संबंधित है। लेकिन यह किस प्रकार से संबंधित है, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एमिल डर्कहाइम का इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट अर्थात अप्रत्यक्ष प्रयोग क्या है। अपने लास्ट लेक्चर में हम लोग यह डिस्कस किए थे कि जो स्पेन है वह एक कैथोलिक देश है, वहीं पर जर्मनी जो है वो प्रोटेस्टेंट देश है। यह हम सभी जानते हैं कि स्पेन में आत्महत्या की दर कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वह एक कैथोलिक देश है। वहीं पर जर्मनी एक प्रोटेस्टेंट देश है, तो वहाँ पर आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। क्या इससे प्रमाणित हुआ कि जो एक तथ्य है वह दूसरे को प्रभावित करता है? थोड़ा और सोचते हैं, क्या कोई ऐसा तीसरा भी तथ्य है जो कहीं बीच में तो नहीं आ रहा है? इसके बारे में आर्थिक स्थिति जो कि तीसरा तत्व है या तीसरा तथ्य है, उसके बारे में समझेंगे। स्पेन कम विकसित देश है, वहीं पर जर्मनी अधिक विकसित देश है। तो यह भी कहा जा सकता है कि आर्थिक स्थिति से अधिक विकसित देश में आत्महत्या की दर अधिक होती है। यह तो हम कह ही सकते हैं, क्योंकि हमने अर्थव्यवस्था को भी तो देखा था कि आर्थिक स्थिति जहाँ पर ज़्यादा विकसित हुई है वहाँ पर आत्महत्या की दर ज़्यादा है। और आर्थिक स्थिति कहाँ पे ज़्यादा अच्छी हुई थी? जहाँ पर प्रोटेस्टेंट मतावलंबी थे। और वह देश कौन था? जर्मनी था। तो जर्मनी में आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी, उस देश में काफ़ी अच्छा आर्थिक विकास हुआ था। और वहाँ पर यह देखा गया कि आत्महत्या की दर भी ज़्यादा पाई जा रही थी। और डर्कहाइम ने इस पर विचार भी किया था। उन्होंने कहा कि हम एक ही छोटे देश के दो भाग ले लेते हैं। जैसे जर्मनी है, यहाँ पे प्रोटेस्टेंट मतावलंबी हैं, ठीक है, हम स्पेन को और जर्मनी को अलग अलग देश ना लेके बल्कि हम सिर्फ जर्मनी को या सिर्फ स्पेन को ही ले लेते हैं, तो देश तो एक ही हो गया। और वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वह भी एक जैसी है। अब वहाँ पर हम यह देखेंगे कि वहाँ के जो प्रोटेस्टेंट और दूसरे कैथोलिक धर्म वाले हैं, इन पे आखिर में आत्महत्या की दरों में क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आर्थिक स्तर को तो हमने नियंत्रित कर दिया, उसको कंट्रोल कर दिया, इसलिए क्योंकि देश तो हमने एक ही ले लिया, तो वहाँ के आर्थिक स्तर तो एक ही है। लेकिन जो दो धर्म को मानने वाले या एक ही धर्म के जो दो मतावलंबी, जो कि प्रोटेस्टेंट और दूसरे कैथोलिक थे, अब इनको देखना था कि इन दोनों के कारण से आखिर में आत्महत्या के दर में क्या अंतर आ रहा है। तो अंतर किस चीज़ में था? धर्म था, या धर्म में मानने वालों का जो विश्वास था उसमें था। अब यह देख सकते थे कि आखिर में आत्महत्या की दर किससे ज़्यादा प्रभावित हो रही है। तो पता चला कि धार्मिक अंतर अब भी आत्महत्या के दर के साथ चल रहा था। अर्थात जो प्रोटेस्टेंट क्षेत्र था वहाँ पर आत्महत्या की दर अधिक थी, और जो कैथोलिक क्षेत्र था या कैथोलिक मतावलंबियों का जो क्षेत्र था वहाँ पर आत्महत्या की दर कम थी। इस प्रकार फ्रांस के समाजशास्त्री डर्कहाइम ने समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। उन्होंने निम्नलिखित प्रकार के अध्ययन किए थे। पहला जो है,
पहले दो सामाजिक तथ्यों को सामने रखकर उनमें साथ साथ होने वाले परिवर्तनों को खोजा। उन्होंने क्या किया? पहले दो सामाजिक तथ्य कौन कौन से थे? पहले तो जैसे कि हम जो प्रोटेस्टेंट धर्म है और जो कैथोलिक धर्म मतावलंबी थे, इन दोनों को अर्थात धर्म को एक सामाजिक तथ्य मान लिया और आत्महत्या की दर को दूसरा सामाजिक तथ्य मान लिया। तो पहले दो सामाजिक तथ्यों को सामने रखकर उनमें साथ साथ होने वाले परिवर्तनों को उन्होंने खोजा कि क्या धर्म का आत्महत्या के दर पर कोई प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, उन्होंने फिर तीसरे प्रकार के तथ्य को भी पहचाना। अब ये तीसरा तथ्य क्या था? यह थी आर्थिक विकास, अर्थात वहाँ की अर्थव्यवस्था किस स्थिति में विकसित हो रही थी या कितना उसका विकास हो चुका था। तो यह तीसरा तथ्य था, उन्होंने इस तीसरे तथ्य को पहचाना था। उसके बाद तीसरे प्रकार के तथ्य को सामने रखा और फिर पहले दोनों के संबंधों को देखा। यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिए कि तीसरे प्रकार के तथ्य हम लोग क्या चर्चा किए थे कि उन्होंने आर्थिक स्थिति को नियंत्रित किया, अर्थात उन्होंने उसको कांस्टेंट रखा। दोनों की हम लोगों ने जो पिछला चार्ट देखा था अपने पिछले लेक्चर में, उसमें उन्होंने आर्थिक स्थिति को दोनों स्थितियों में उच्च रखा था, चाहे वो प्रोटेस्टेंट जो मतावलंबी थे या जो कैथोलिक मतावलंबी थे, उन दोनों के लिए आर्थिक स्थिति को उच्च रखा गया था और फिर आत्महत्या की दर को उन्होंने देखा था। तो क्या हुआ था? आर्थिक स्थिति उच्च थी, धर्म जो था या जो मत था मानने वाले थे वह प्रोटेस्टेंट थे और आत्महत्या की दर ऊंची थी। वहीं पर आर्थिक स्थिति उच्च होते हुए जो कैथोलिक मतावलंबी थे उनमें आत्महत्या की दर निम्न थी। तो इस प्रकार से उन्होंने तीसरे प्रकार के तथ्य को सामने रखा और फिर पहले दो के संबंधों को देखा कि आखिर में उन दोनों में क्या फर्क पड़ रहा है। चौथा है कि उनके अध्ययन में पहले दो के संबंध पुष्ट हुए, अर्थात उन दोनों की पुष्टि हुई। तीसरे तथ्य को कांस्टेंट रखते हुए या कंट्रोल करते हुए उन्होंने इसकी पुष्टि की कि हाँ, पहले दोनों में अर्थात जो धर्म है या धर्म मतावलंबी हैं और आत्महत्या के दर में संबंध देखने को मिल रहा था। इस प्रकार से दरखाइम ने वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया था। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि क्या तीसरे बिंदु को हम जब चाहे तब सामने ला सकते हैं? यह बात कठिन है। मान लीजिए एक देश में दो मतावलंबी पर्याप्त संख्या में न मिले। ऐसा हो सकता है कि किसी देश में, चाहे जर्मनी मान लें, चाहे स्पेन मान लें, चाहे हम इटली मान लें, इंग्लैंड मान लें, किसी को भी मान सकते हैं। तो अगर मान लें कि एक देश में क्या दो मतावलंबी अर्थात दो मतों को मानने वाले हमें पर्याप्त संख्या में मिल सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों जो मतावलंबी हैं उनको एक ही देश में इकट्ठा करें और फिर उनसे कहें कि हमें कुछ अध्ययन करना है या हमें अपनी अध्ययन की प्रामाणिकता को सिद्ध करना है और इसके लिए आप लोग पास पास में बस जाइए और हम आपका अध्ययन करेंगे? अगर ऐसा किया जा सकता तो हमारा अध्ययन प्रामाणिक होता, पर इससे क्या होगा? हमें कितने सारे खर्चे करने पड़ेंगे, उनकी केयर करनी पड़ेगी, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। उनको एक पास रखने के लिए भी तो हमें खर्चे उनके उठाने पड़ेंगे। और दूसरी बात तो यह भी है कि उन लोगों की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उनकी खुद की स्वतंत्रता है, उस पर जो आघात पहुँचेगा वह अलग से पहुँचेगा। और फिर लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं कि एक काम करिए कि आप अपना विज्ञान अपने पास रखिए और हमें चैन से रहने दीजिए। अब जरा हम लोग सोचते हैं कि क्या व्यक्तियों के स्थान पर यदि हमें 3 निर्जीव रसायनों का मिश्रण अगर करके और कोई अध्ययन करना होता तो क्या इसमें कठिनाई होती? कोई कठिनाई नहीं होती। रसायन शास्त्र की प्रयोगशाला में टेस्ट ट्यूब में एक रसायन डाला, जैसे कि जिंक डाल दिया और उसको सल्फ्यूरिक एसिड में मिला दिया, कुछ हलचल हुई और फिर जिंक ऑक्साइड व सल्फर बन गए। तो इस प्रकार से हमने दो जो मिश्रण हैं उनको मिला के और कुछ हमने उस पर प्रयोग किया और उसका परिणाम भी हम देख सकते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों में अपने प्रयोग करने के लिए तीसरी वस्तु को जब विद्यार्थी चाहे टेस्ट ट्यूब में डाल सकता है
अर्थात वह जब चाहे इन दोनों को डालने के अलावा भी अगर कोई तीसरी मिश्रण को डालना है तो वह उसको भी डाल सकता है और जब चाहे तब उसका टेस्ट कर सकता है। लेकिन क्या सामाजिक विज्ञान में हम ऐसा कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसी अवस्था कब आएगी, कहाँ पैदा होगी ऐसी स्थिति जिससे कि हम तीसरी जो शक्ति है या जो तीसरा तथ्य है उसको नियंत्रण करके और फिर पहले दो तथ्यों का प्रभाव हम देख सकें। प्राकृतिक विज्ञान में जो काम सीधे तरीके से हो सकता है, अर्थात कि हम एक प्रयोगशाला में बैठे हुए और एक टेस्ट ट्यूब में हम दो रसायनों को मिक्स कर रहे हैं, फिर उसका हमें कुछ और रिजल्ट दिख रहा है, फिर जब हम चाहें उसमें तीसरा रसायन भी मिश्रित करके और फिर उसका रिजल्ट हम देख सकते हैं। लेकिन जो सामाजिक विज्ञान है इसमें यह सार्थक नहीं होता है। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान में जो काम हम सीधे तरीके से कर सकते हैं, सामाजिक अध्ययन में हमें घुमा फिरा कर करना होता है। पहला काम जो प्राकृतिक विज्ञान में होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है, वहीं पर जो सामाजिक अध्ययन में होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसलिए जो तुलनाएं दरखाइम ने तीसरे तथ्य को सामने रख कर अर्थात नियंत्रित कर कर और उन्होंने किया था, उसी को उन्होंने अप्रत्यक्ष प्रयोग कहा है। प्रयोग का मूल विचार तो बना रहा कि उन्होंने क्या किया, आर्थिक स्थिति को कंट्रोल किया, स्थिर किया और फिर उन्होंने जो धर्म मतावलंबी थे अर्थात प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, इन दोनों में आत्महत्या की दरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका उन्होंने अध्ययन किया था। तो उन्होंने प्रयोग तो किया था लेकिन पद्धति उनकी क्या थी, वह अप्रत्यक्ष थी। अर्थात तुलनाओं को इस प्रकार से करना कि मोटे रूप में जहाँ समानता हो, अर्थात एक सा आर्थिक विकास हो। जैसे हम लोगों ने चर्चा किया कि एक ही देश को ले लेते हैं तो वहाँ का आर्थिक विकास भी एक जैसा होगा। तो मोटे तौर पे जहाँ पर समानता है अर्थात विकास जो है, आर्थिक विकास, वह एक जैसा है। और जहाँ पर धर्म या मत भिन्न है, हमने क्या किया, जो प्रोटेस्टेंट था और जो कैथोलिक मत के मानने वाले थे, दोनों अलग अलग धर्म या मत थे और उनका किसी और भिन्नता से अर्थात आत्महत्या की दर से जुड़ी हुई तुलना करना या अध्ययन करना, तो इन सब को मिला के यही तुलनात्मक पद्धति को सक्षम बनाता है या सार्थक बनाता है। किसी भी समाजशास्त्री की सफलता तथा देन पद्धति के प्रतिपादन में है, फिर उसका अधिक व्यापक प्रयोग जो होता है वह कई लोग कई जगहों पर करते हैं। जैसे कि जाने अनजाने में हम और आप भी बहुत जगहों पर तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि हम लोग अपने आप जो एमिल दरखाइम की तुलनाओं से संबंधित अपना पहला लेक्चर याद करें तो उसमें दैनिक जीवन की घटनाओं में भी हम तुलना किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि एक और अलग सा उदाहरण लेते हैं कि मान लेते हैं कि 1000 की साड़ी हमने दुकानदार से कहा कि आप दिखाइए। 1000 की साड़ियों का उन्होंने 15-20 वैरायटी दिखा दिया। अब कोई महिला अगर साड़ी सेलेक्ट कर रही है तो उसको जो 10-15 साड़ियाँ हैं वह सारी की सारी 1000 रुपये में नहीं पसंद आएंगी। उसमें वह तुलना करेगी कि 1000 रुपया जब मैं दे रही हूँ तो इसके हिसाब से हमारे लिए बेस्ट साड़ी इसमें से कौन सी है और वह उसे ही सेलेक्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं जब हम साड़ी खरीद रहे हैं या कोई भी कपड़ा खरीद रहे हैं या कुछ भी जूते चप्पल कुछ भी खरीद रहे हैं या यहाँ तक कि सब्जियाँ खरीदते हैं तो भी हम यह तुलना करके देखते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा सार्थक है हमारा उतना पैसा लगाना। तो इस प्रकार से दैनिक जीवन की घटनाओं में भी हम तुलना करते हैं। वहीं पर हम लोगों ने तुलनाओं के लिए
कुछ मुहावरों का भी प्रयोग किया था, जैसे कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, अर्थात उन दोनों में बहुत अंतर है और हम उनमें कोई तुलना कर ही नहीं सकते। वहीं पर हम लोगों ने यह भी देखा था कि जो पंच ब्रह्म जातियाँ हैं, वह पंच ब्रह्म जातियों में जैसे कि लुहार हैं, ठठेरे हैं, बढ़ई हैं, इन लोगों में काफ़ी समानता पाई जाती है और यह समानता होती है कि वह समाज में अपना सर्विस देते हैं। तो उन सभी लोगों को भी एक कैटेगरी में रखा जाता है और वहाँ पर उनकी तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि उनके में बहुत ज़्यादा समानता पाई जाती है। यह जिस प्रकार से एक और हम लोगों ने देखा था कि गांव में अक्सर करके यह कहावत कही जाती है कि अरे ये तो आपके जोड़ीदार हैं, अर्थात आपकी और उनकी जो गुणवत्ता है या गुण है वह काफ़ी एक समान है, अर्थात आप दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। तो जब खास अंतर है ही नहीं तो हम तुलना किस बात की करेंगे। यह भी हम लोगों ने देखा कि समाज के क्षेत्र में एक लेखक ने इस पद्धति को इस तरह आगे बढ़ाया कि इसका उपयोग देश के अंदर विभिन्न देशों में एक समय पर और विभिन्न देशों में विभिन्न समयों पर संभव हो सका, जो कि हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। और इस समाजशास्त्री का नाम क्या है? यह समाजशास्त्री एमिल डर्कहाइम है। अंत में तुलनात्मक पद्धति को एक सामाजिक गतिविधि द्वारा दूसरी को प्रभावित करने की क्षमता के रूप में भी हम लोगों ने समझा। अब आखिर में हम लोगों ने तुलनात्मक पद्धति के द्वारा ही तो यह समझा कि किस प्रकार से आर्थिक स्थिति को हम कंट्रोल करके या एक स्थिति में रख के, और जो दो मतावलंबी हैं प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, इन दोनों पे आत्महत्या की दर का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये एक सामाजिक गतिविधि है जिसको हम लोगों ने तुलनात्मक पद्धति के द्वारा समझा। जब तुलनात्मक अध्ययन की बात आती है तो इसमें एक और समाजशास्त्री हैं जिनका नाम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और वह है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के द्वारा भी एक अध्ययन किया गया था, इसको हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे। इसके लिए आप लोग फिर से एक बार समझ लीजिए कि ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट व कैथोलिक दो प्रमुख संप्रदाय हैं। प्रमुख प्रोटेस्टेंट देश जो हैं वह जर्मनी, इंग्लैंड व संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन कौन से हैं? जर्मनी, इंग्लैंड व संयुक्त राज्य अमेरिका। कैथोलिक देश कौन कौन से हैं? इटली, फ्रांस, स्पेन, मध्य तथा दक्षिणी अमेरिका के देश। इन दो प्रकार के देशों में कुछ अंतर है। प्रथम प्रकार के देशों में 19वीं सदी में व्यापक रूप से यानी काफ़ी बड़े स्तर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ था। इसके विकास के लिए व्यक्तिगत साहस, कठोर मेहनत, काम में निष्ठा व भावी लाभ प्राप्त करने की लालसा एवं निजी गुणों का उस हेतु उपयोग एक प्रकार से ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का माध्यम माना जाता था। वे लक्षण प्रोटेस्टेंट मत से प्रेरित होते हैं, कैथोलिक से नहीं। मैक्स वेबर ने देखा कि जहाँ प्रोटेस्टेंट मान्यताएं हैं वहाँ आर्थिक विकास व उसके पूंजीवादी रूप का विकास काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और इसके विपरीत जहाँ इन मान्यताओं का अभाव है, अर्थात यह मान्यताएं नहीं हैं, वहाँ पर पूंजीवादी विकास भी काफ़ी कम है। इस प्रकार उन्होंने पूंजीवादी विकास के जो अधिकता है व कमी है, इसका स्पष्टीकरण धार्मिक मान्यताओं में प्रोटेस्टेंट सिद्धांतों की उपस्थिति व अनुपस्थिति के रूप में देखा था। यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, विभिन्न मतों में पूंजीवाद का उदय कैसे हुआ था, इसके बारे में हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे। धार्मिक मान्यता प्रोटेस्टेंट मत, यह आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से समझना होगा कि यह अध्ययन वेबर का है, ना कि एमिल डर्कहाइम का। तो वेबर ने धार्मिक मान्यता में प्रोटेस्टेंट मत को लिया था और उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूंजीवादी विकास का किस प्रकार से उदय हुआ था उसको उन्होंने समझा था। तो उनका ऐसा मानना था कि जो धार्मिक मान्यता प्रोटेस्टेंट की जहाँ उपस्थिति पाई गई
वहाँ पर पूंजीवादी विकास व्यवस्था का उदय काफ़ी तेज़ी से हुआ था। और उदाहरण के रूप में ये देश कौन कौन से थे? इंग्लैंड, जर्मनी, उत्तर पूर्वी अमेरिका थे। वहीं पर जहाँ पर प्रोटेस्टेंट धर्म या मत का अनुपस्थिति पाया गया, वहाँ पर पूंजीवादी विकास व्यवस्था का उदय काफ़ी देरी से हुआ, विलंब से हुआ। और यह देश कौन कौन से थे? फ्रांस, स्पेन, मध्य व दक्षिण अमेरिका थे। मैक्स वेबर ने पहले यह बात ईसाई मतों के अंतर द्वारा समझाए थे, पर बाद में प्रोटेस्टेंट मत की अनुपस्थिति की श्रेणी से गैर ईसाई धर्मों की मान्यताओं की भी उन्होंने चर्चा की है। और उस श्रेणी में उन्होंने इस्लाम, कन्फ्यूशियस, बौद्ध व हिंदू धर्मों को भी उन्होंने अध्ययन किया था या तुलनाएं उनकी की थी। यह स्पष्ट है कि गीता का कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन सिद्धांत उस प्रोटेस्टेंट मत से मेल नहीं खाता है जिसमें फल की प्राप्ति करना ही कर्म का मुख्य आकर्षण होता है, या प्रोटेस्टेंट में होता है। जबकि गीता का श्लोक कहता है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जबकि उसी के विपरीत में प्रोटेस्टेंट क्या कहता है कि हमें फल की प्राप्ति करने के लिए ही कर्म करना चाहिए। वेबर ने एक सामाजिक गतिविधि, कौन सा? पूंजीवाद का उदय की ओर ध्यान दिया व विभिन्न देशों के संदर्भ में उसकी तुलना भी किए थे। कौन से देश थे? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, बहुत सारे ऐसे देश थे जिनमें इन्होंने पूंजीवाद के उदय को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में अध्ययन किया था। उन्होंने दूसरी सामाजिक गतिविधि यह कौन सी थी? प्रोटेस्टेंट मान्यता, अर्थात उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति, इसके द्वारा यह जनसंख्या में किस प्रकार से व्याप्त है, इस पर उन्होंने ध्यान दिया था और उसकी तुलना की थी। तीसरा पॉइंट है कि पहली गतिविधि की उपस्थिति में या इसकी द्रुतगामी गति से आने को दूसरी गतिविधि की उपस्थिति या आधिक्य से संबद्ध कर स्पष्ट रूप से उन्होंने समझा था। यह क्या है? पहली गतिविधि पूंजीवाद का उदय, इसका जो बहुत तेजी से विकास हो रहा था, इसके कारण दूसरी गतिविधि की उपस्थिति या आधिक्य, उसकी अधिकता क्या है? अर्थात जो प्रोटेस्टेंट मान्यता की उपस्थिति थी, उन दोनों का संबद्ध करके एक दूसरे से जोड़ के और इन्होंने उसको स्पष्ट रूप से समझा कि आखिर में इन दोनों में क्या कोई कनेक्शन है या नहीं है। और इन उदाहरणों को बटोरने का काम विश्व इतिहास में छितरी सामग्री को उक्त बिंदुओं पर संजोकर किया। तो इन आखिर में इन सारे का अध्ययन उन्होंने कैसे किया? तो जो पिछली घटनाएं घट रही थी उन्हीं का तो उन्होंने अध्ययन किया था। पहली तीन बातों के कारण यह अध्ययन तुलनात्मक हो जाती है। कैसे? क्योंकि उन्होंने पहले तो पूंजीवाद का तुलना किया, दूसरा प्रोटेस्टेंट की मान्यता की उपस्थिति कितनी है कितनी नहीं है उसकी भी तुलना की, फिर इन दोनों को जोड़ के दोनों में क्या संबंध पाया जा रहा है उसका भी उन्होंने अध्ययन किया था। तो इस प्रकार से यह जो पहले के तीनों पॉइंट हैं ये तीनों मिलने के कारण यह विधि जो है वह तुलनात्मक हो जाती है। चौथे बिंदु के जुड़ने के कारण यह विधि ऐतिहासिक भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उन्हीं से तो अध्ययन किया है, तो यह विधि ऐतिहासिक भी हो जाती है। अर्थात सभी को अगर मिला दिया जाए तो यह ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि बन जाती है। और ये सारे अध्ययन जो हुए या तुलनाएं हुई तो क्या यह किसी प्रयोगशाला में हुई? नहीं ना, यह किसी प्रयोगशाला के बाहर होती है। अर्थात इनमें हम ऐतिहासिक घटनाओं की जो समुचित सामग्री है उनको तलाश किए और फिर तब जाके उनसे हम अध्ययन करके और उसका परिणाम निकालते हैं। तो इस कारण से यह विधि जो है वह अप्रत्यक्ष प्रयोग भी रहा। तो इस प्रकार से इस जो प्रयोग को जो वेबर ने पूंजीवाद को प्रोटेस्टेंट से जोड़कर अध्ययन किया था, यह ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि है और अप्रत्यक्ष
प्रयोग भी है। दर्खाइम का जो अप्रत्यक्ष प्रयोग है, इसको हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे। सामान्य रूप से प्रयोग की विधि इस प्रकार है कि दो समूहों के अध्ययन में एक में परिवर्तन करेंगे और दूसरे को यथावत रखा जाएगा, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और फिर देखा जाएगा कि क्या कुछ समय के बाद आखिर में उसमें कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। कोई परिवर्तन नहीं हुआ तब परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यदि परिस्थिति बदल जाती है तो इससे यह पता चलेगा कि नई स्थिति जो थी उससे प्रभाव पड़ा है। इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक कक्षा में दो समूह बनाए गए। एक में पुरानी किताब से पढ़ाई जा रही है और दूसरे में नई किताब से पढ़ाया जा रहा है। फिर दोनों समूहों में परीक्षा ली गई। अब दोनों समूहों की जब परीक्षा ली गई तो अगर परीक्षा में दोनों समूहों के अंक समान रहे, अर्थात दोनों को नंबर एक जैसा ही मिला, तो यह कहा जाएगा कि जो नई किताब लाई गई थी वह निष्फल रही, अर्थात उसका प्रभाव नहीं देखने को मिला। अगर दूसरे समूह का परीक्षा फल पहले समूह से अधिक अच्छा रहा तब कहा जाएगा कि नई किताब ने अपना असर दिखाया है। प्रयोग द्वारा नई किताब एक समूह में चालू की गई थी और कंट्रोल समूह वह हुआ जिसे यथावत रखा गया था, अर्थात जिसमें पुरानी किताबें ही चल रही थी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कंट्रोल समूह कहेंगे। इस प्रकार से प्रयोग में दो समूह बन जाते हैं, जैसे कि पहला प्रायोगिक समूह जिसे कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा है? जिस पे हम प्रयोग करते हैं, अर्थात वह कक्षा का वह समूह जिसमें नई किताबें लाई गई वह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। लेकिन जहाँ पे पुरानी ही किताबें चल रही थी, यथावत रहने वाला समूह, उसे ही हम कंट्रोल ग्रुप कहेंगे। तभी प्रामाणिक नतीजे प्राप्त होते हैं। आखिर में तभी तो हम एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तभी उसका परिणाम हमें देखने को मिलेगा और पता चलेगा कि अगर हम कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और यह विज्ञान की एक सामान्य पद्धति होती है। कोई भी जब प्रयोग होता है तो ऐसे ही हम प्रयोग कर जो परिणाम होता है वह निकालते हैं। अब सवाल यह है कि क्या एक ही समूह के अध्ययन से प्रयोग के सभी नतीजे हम निकाल सकते हैं या विश्वसनीय नतीजे निकल सकते हैं? दर्खाइम ने इस प्रश्न के उत्तर को भी परिस्थिति विशेष में खोजा था। दर्खाइम का कहना है कि एक बढ़िया प्रामाणिक अध्ययन भी निर्णायक हो सकता है। दर्खाइम ने क्या कहा है? एक बढ़िया प्रामाणिक अध्ययन भी निर्णायक हो सकता है, अर्थात यह कैसे पॉसिबल होगा या यह कैसे संभव होगा? इसका उत्तर उन्होंने धर्म के मूल तत्व को समझने में खोजा था। अब प्रश्न यह उठता है कि मूल तत्व को हम कहाँ से देखें? 5-6 धर्मों की तुलना करके उनमें समाज तत्व ढूंढना तो इस कार्य में सहायक नहीं होगा, क्योंकि विभिन्न धर्मों ने अपने अपने विकास भी अपने तरीके से कर लिए हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि दूसरे धर्मों से भी कई धर्मों में जुड़ गई हैं। उदाहरण के लिए कई अनुष्ठान हैं वह धर्म का भाग बन गए हैं, और ईश्वर के अस्तित्व को, जो कि ईश्वर का अस्तित्व एक मनुष्य के विचारों में रहा करता था, वह अभी प्रतिमाओं का रूप ले लिया है। तरह तरह की प्रतिमाएं स्थापित कर दी जाती हैं। ईश्वर को अपने जो आराध्य होते हैं उनको पूजा करने के लिए या उनको याद करने के लिए या चित्रों को चिन्हों के रूप में पूजा की जाती है। लोग क्या कहते हैं? धर्म का जो पवित्र स्वरूप है वह तो पहले हुआ करता था, अब तो उसका बिगड़ा रूप सामने आता है। आज का रूप बिगड़ा भी हो सकता है या यह भी कह सकते हैं कि यह विकसित भी हो सकता है, पर असली रूप देखना है तो उसके उद्गम पर जाना पड़ेगा। अब जैसे कि देखें कि गंगा का पवित्र जल कहाँ पर मिलेगा? गंगा का पवित्र जल तो गंगोत्री पर है। कुछ ऐसी ही बात दर्खाइम ने कही कि धर्म का असली रूप, उसके मूल तत्व वहाँ है जहाँ उसका उद्गम या पहला पहचान सकने वाला स्थान हो। तो प्राचीनतम धर्म ही सरलतम तथा पवित्र है। ऐसा मानकर एक ऐसे धर्म व उसके अनुयायियों की जीवन शैली का अध्ययन
धर्म के मूल तत्व को समझने के लिए प्रामाणिक होगा। दर्कहाइम यह कहते हैं कि अगर हमें कभी किसी तथ्य को समझना है तो हमें उसकी मूल रूप में जाना पड़ेगा। जैसे अगर आज के धर्म को समझना है तो धर्म का जो मूल रूप है, प्रारंभिक जो स्तर है, उसका सरलतम रूप है, उसमें हमें जाके वहाँ ढूंढना पड़ेगा कि आखिर में धर्म क्या है। और इसी का अध्ययन करने के लिए दर्कहाइम ने ऑस्ट्रेलिया की जो अरुंटा जनजाति थी उसकी जीवन शैली का अध्ययन उन्होंने किया था और वहाँ से धर्म के प्राथमिक रूप का उन्होंने निर्धारण किया था। और उनका जो लक्षण था, जो अरुंटा जनजाति की जीवन शैली थी, वहाँ पे वो लोग किस तरीके से धर्म को देखते थे, उसको उन्होंने धर्म का मूल रूप माना है। तो उम्मीद है कि आज एमिल दर्कहाइम का इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट अर्थात अप्रत्यक्ष प्रयोग आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी कड़ी में आगे हम लोग एमिल दर्कहाइम के सामूहिक प्रतिनिधान के बारे में बहुत ही विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, कभी किसी विचारक के बारे में हमें उनका सिर्फ की टर्म समझना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनकी की टर्म को आखिर में दिया ही क्यों गया है, या वह की टर्म जो है जिसे हमें समझना है, हम सिर्फ समझ लें कि जो अप्रत्यक्ष प्रयोग है वह एमिल दर्कहाइम से संबंधित है और इसको रट लें, यह हमारे लिए उतना ज़्यादा उचित नहीं है। बल्कि हमें यह समझना पड़ेगा कि यह आखिर में अप्रत्यक्ष प्रयोग है क्या और एमिल दर्कहाइम ने इसको अप्रत्यक्ष प्रयोग क्यों कहा है या उसका उन्होंने प्रयोग किस प्रकार से किया है। जब यह हम लोग समझ जाएंगे तो यह हमें कभी याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि जो अप्रत्यक्ष प्रयोग है वह एमिल दर्कहाइम से संबंधित है या उनका की टर्म है। हम सबसे पहले यह तो समझने की कोशिश करें कि आखिर में कोई विचारक कोई विचार दिया है तो इसके पीछे कारण क्या है और उन्होंने यह विचार दिया ही कैसे है। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आता है तो कमेंट करके अवश्य बताया करें। धन्यवाद।